Assalamu alaikum. A very warm welcome to Rise and Shine on 365. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आज हमने सोचा कि यहाँ से आगाज़ करते हैं अपने शो का फीडबैक कल का भी बहुत अच्छा आपका आया है और आप पसंद कर रहे हैं हमारे सेगमेंट्स। ये बड़ी हमारे लिए एक अच्छी बात है, बाइस फ़ख्र भी है और हमें इससे मोटिवेशन एनर्जी भी मिलती है। तो आज के शो में भी बहुत कुछ हमारे पास है। टॉप स्टोरीज़ भी हैं, कुछ सियासत की भी हम बात करेंगे, दीगर कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कुछ जी हमारे पास आज गेस्ट भी हैं बैरून मुल्क से। और जहाँ तक हम अच्छी बात की तरफ भी शुरू करते हैं तो जी आज की अच्छी बात ये है दैट देयर इज़ एन एक्सपायरी डेट टू ब्लेमिंग पेरेंट्स। ज़ोहेब, इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा हम अपने फेलियर्स में अपने माँ बाप को ब्लेम कर देते हैं। हम सक्सेसफुल नहीं हैं, माँ बाप ने पढ़ने नहीं दिया, हम अच्छे उस पर फील और वाइब नहीं है क्योंकि माँ बाप ने बड़ी टेंशन दी। तो माँ बाप को ब्लेम करना ख़त्म करें, अपने सक्सेसेस अपने फेलियर्स अपने हाथ में लें और बेहतर डिसीजन मेकिंग और तब्दीली। बिल्कुल। और देखिए, आप ऐसे स्टेज पे माँ बाप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि जब वो कुछ नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी उन्होंने आपके लिए सर्व कर दी अपनी और आपको पढ़ाने के लिए, आपके खाने पीने, यानी सारा इंतज़ाम आपका किया। और जब वो इस स्टेज पर आ गए कि जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ आप कहते हैं कि आपका ये फेलियर है, आपने तो ये नहीं किया, उनको देखें उनके पेरेंट्स ने बच्चों के लिए क्या कर दिया, हमें तो खुद। तो ये बहुत गलत बात है। सिर्फ आप उनको अपसेट करेंगे, उनको डिप्रेस करेंगे और उनको परेशानी होगी। तो परेशानी का बायस ना बने अपने पेरेंट्स की, उन पर फख्र करें और उन्होंने जो कुछ किया है थैंकफुल हो। अगर वो शुक्रिया अदा करते करते ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाए ना तो वो भी कम है। बिल्कुल। तो टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई जत्था पार्टी है, इन जत्थों को ख़त्म करना होगा। ये ऐलान कर दिया है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। काबीना इजलास से खिताब में तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दिया। कहा एक शख्स अपनी ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने पर तुला हुआ है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर 2014 के धरनों से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की कि इस्लामाबाद पर 2014 में भी चढ़ाई की और वहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे, उनका दौरा उन्हें मुलतवी करना पड़ा, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा। तो ये जो पार्टी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको तहरीक इंतशार वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2014 के बाद से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। और उन्होंने कहा कि फसादियों ने दोबारा फसाद मचाने का पूरा मंसूबा बनाया। आज के बाद इन फसादियों और पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले को नाकाम बनाया और सिपह सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। दुबई के मुल्ज़िमान को बरवक्त सजाएं मिलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो परसों जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, एहतजाज करने वालों को हटाया गया है, उसको कह रहे थे कि ये इंतज़ामिया ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया है। और अब उन्होंने कहा कि सीरियसली इस जमात से मुताल्लिक़, इस जमात के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। डिफरेंट पार्टीज़ की डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जहां हम JUI के मौलाना साहब को भी देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे फसाद 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए उसकी वजह से। सो एवरीबडी हैज़ ऑब्वियसली देयर ओन स्टांस। साहब ने आपने सही कहा कि उन्होंने तो ये फरमाया कि अगर ये इंतखाबात साफ और शफाफ हो जाते तो ये सारा फसाद, ये जो कुछ हुआ है, ये ना होता। तो पहली हमारी टॉप स्टोरी वज़ीर आज़म से जुड़ी हुई। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो कि एहतजाज में शामिल थे, बुशरा बीबी, और वो एहतजाज को लीड कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि रात के वक्त फिर वो निकले वहाँ से। एहतजाज करने वाले जो वर्कर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर मौजूद ही थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का और उनका एक अपना मौक़िफ़ है कि किस तरीके से हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ हुकूमत का अलग मौक़िफ़ है। लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर निकल गए वहाँ से और कल उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज से मुताल्लिक़ वाज़े तौर पर नहीं बताया। सब क्यूरियस थे, सब जानना चाहते थे कि ये हुआ क्या है आखिर वहाँ पर। खैर, उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क के वज़ीर आला को इंसाफ नहीं मिल सके वहाँ आम आदमी का क्या होगा। अली अमीन गंडापुर ने जाबाक वर्कर्स के ख़ानदानों को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। PTI में एहतजाज के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और कोर कमेटी में MNA आतिफ खान और अली मोहम्मद खान आपस में उलझ पड़े। अली मोहम्मद खान का यह कहना था कि शुरू में
अडियाला जाता रहा हूं। मेरी राय थी कि इस्लामाबाद में दाखिल होकर एहतजाज न किया जाए। इस्लामाबाद से बाहर एहतजाज करते तो हाई कोर्ट का ऑर्डर हम पर लागू न होता। हम चाहते थे कि मुज़ाकरात के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई का मसला हल करें। मुझे बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद रुकने का कहा था। तो ये मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर से मुतालिक भी ये बात सामने आ रही थी। इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ ने भी जिस तरीके से बयानात दिए हैं, तो आपस में बहुत शदीद इख्तलाफात थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इख्तलाफात थे तो फिर आप ये फाइनल कॉल लेकर निकल क्यों पड़े? क्योंकि वर्कर्स की जिंदगी आपने स्टेक पर लगा दी। आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करके वहां पर पहुंचे और फिर अपनी लीडरशिप को आप ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये तरीका, इस पे हम आगे भी तफसील से बात करेंगे कुछ लोगों से। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पर ही हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेयरिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबरों को झूठ करार दे दिया है और पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कहा गया है नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल ने भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज के दौरान हलाकतों का जो प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया है। इंतजामिया ने, यानी ये प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ हुकूमत की तरफ से, हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें यही है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंतजामिया ने वज़ाहती बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर एहतजाज के दौरान हलाकतों की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। हाई कोर्ट में मुजाहिरीन के हवाले से जामे रिपोर्ट जमा कराएंगे। तो हुकूमत ये कह रही है कि कोई वहाँ पर गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं और किसी के पास गन ही मौजूद नहीं थी। वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस को टॉक भी की कल, उन्होंने उसमें बताया, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई है सबूत और किसी की मौत हुई है तो वो हमें बताया, हमसे शेयर करें। लेकिन वो वीडियोस तो है ना, वीडियोस मौजूद है। वीडियोस का अब और अस्पताल का स्टाफ भी कुछ कहता है। वो सारे इन्वेस्टिगेशन तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये करना बनता है कि अगर ये लोग ये जाने गए हैं, कुछ लापता हैं लोग, तो वो कैसे ये जाने चली गई हैं। क्योंकि अगर एक जान चली जाती है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, होना चाहिए उसका मौजूद, उसके खानदान वाले होते हैं। देखिए ना, तो ये बात ऐसे डिनाइल इज नॉट गोना हेल्प एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उसकी रूट कॉज तक पहुंचना चाहिए। डिनाइल से कुछ नहीं। अभी तक तो देखें एक अपना अपना मौक़िफ़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये, और जो फुटेजेस वगैरह नजर आया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनका भी, उनको बारे में देखना होगा कि वो क्या फुटेजेस हैं और वो कब हुए हैं, ऐसे वाक़यात कहाँ हुए हैं, तो ये तहकीकात होंगी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ खबर है। जी बिल्कुल, क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल पर फैसला कल आईसीसी मीटिंग में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फ्यूचर पर गौर के लिए 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला दी है। आईसीसी स्पोक्समैन ने कंफर्म किया है कि मीटिंग ऑनलाइन होगी और तमाम बोर्ड मेंबर्स भी उसी एजेंडा पे बैठेंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इन ऑप्शंस में चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकली या टूर्नामेंट डिले शामिल है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनकाद पर डट गए। उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान जाके खेले, हम इंडिया जाके खेलें और भारत पाकिस्तान ही ना आए। तो ये बात तो सही उन्होंने कही है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने सही बात की है कि इट नीड्स टू बी, क्या हम अपने गुडविल जेस्चर के तौर पर हम वहाँ जाएं और क्या हमें रिस्क नहीं होता? थोड़ा बहुत तो रिस्क ज़ाहिर होता ही है। आप भारत में जाकर खेल रहे हैं और भारत का जो वॉयलेंट क्राउड हो जाता है जब भारत हार रही होती है, इसके बावजूद हम गए क्योंकि हम क्रिकेट के फरोग को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों फैंस देखें ये मैचेस। जी बिल्कुल जी। अब जी पाकिस्तान शाहीनों की कुछ बात कर लें। शाहीनों का फैसला कुन मैच जीतने का मिशन, पाकिस्तान जिम्बाब्वे थर्ड वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों में वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। नेशनल स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और सरफराज धानी, शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आउट। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान को शामिल कर लिया गया। मैच पाकिस्तान टाइम 12:30 बजे शुरू होगा। जी बिल्कुल, क्रिकेट फैंस के लिए अब देखते हैं। ये मैच इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि एक मैच दोनों ने जीत लिया है, तो अब टीम कुछ, लेकिन दूसरा वनडे बहुत अच्छा हमने खेला है। अब हम सियासत की बात, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
बहुत ज़्यादा बयानात इस वक्त दे रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं, सलमान अकरम राजा के भी बयानात आए हैं, शौकत यूसुफजई भी कुछ बयानात दे रहे हैं। बड़े मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं, तो यानी जो लोग बने हैं उनसे मुतालिक भी कोई बातें मुतज़ाद आ रही हैं। शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी 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 शौकत साहब ये बताइए कि तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल पर पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा नजर नहीं आए, तो वो कहाँ थे और क्या कहेंगे उसके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो ऑपरेशन के नाम पे लोगों को गोलियां मारी गई और इस्लामाबाद की सफाई के नाम पे लोगों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर उसके बाद रौनक देखें कि जी कोई भी नहीं मरा है और किसी को भी गोली नहीं लगी और कोई भी जख्मी नहीं। ये कितनी अफसोस की बात है। ये हुकूमत करना क्या चाहती है? हमारे जो वर्कर थे, वो लीडरशिप तो एक तरफ है, लेकिन वर्कर जो है वो इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहकर जी चौक पहुंच गए। अगर जो ज्यादातर जो लीडर जो लीड कर रहे थे वो चाइना चौक पे रुक गए और वो चाहते थे कि डी चौक तक ना जाए, आगे ना जाया जाए, लेकिन वर्कर थे, जज्बाती थे, चले गए। और अगर थोड़ा सा हुकूमत स्लो मोशन में चलती तो ये वर्कर वापस भी आ सकते थे, क्योंकि जो लीडरशिप थी वो चाइना चौक पे ही रुकी रही और वो कहते रहे कि जी आप वापस आए, लेकिन चूंकि जज्बा था लोगों का, वो चले गए। और वहां पे आपने देखा कि हामिद मीर का मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, वो खुद कह रहा है कि मेरे सामने लोगों को गोलियां मारी गई और ये बेशरम कह रहे हैं कि जी कोई गोली नहीं चली। तो ये तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई फलस्तीन था क्या? इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह टूट पड़ी, अपने ही लोगों पे गोलियां चलाई गई। आपके मुताबिक शौकत साहब बताइए, कितने लोग आपके इस उसमें मरे हैं? अमवात कितनी हुई हैं? देखिए, मैं चूंकि अपने हल्के का बता सकता हूँ। मेरे हल्के का एक बहुत ही नौजवान लड़का वो शहीद हुआ है और 5 लोग जख्मी हुए हैं, और एक मेरा कजन जो है वो अभी लापता है। उसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल भी बंद है और ना वो मिल रहा है। तो ये चीजें हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो डेड बॉडीज थे वो कहाँ चली गई। और ये तो जो लाल मस्जिद है ना, उससे भी खतरनाक वाकया था ये तो। जिस तरीके से लोगों को मारा, आपने देखा कि कंटेनर पे एक बच्चा नमाज पढ़ रहा था और जैसे उसने सलाम फेरा उसको नीचे फेंक दिया गया। ये लोग कौन थे? ये मतलब ये कि कहाँ से आए, इनको किसने इंस्ट्रक्शन दी? ये सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। शौकत साहब ये कहिएगा मुज़ाकरात, अब वो तो आपने बहुत सी बातें बताई कि मुज़ाकरात आपकी सियासी लीडरशिप से चल रहे थे, लेकिन जो लीड कर रहे थे एहतजाज को, बुशरा बीबी कर रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो किसी स्टेज पर बहुत से हमने धरने देखे टैकल होते हुए, आपके भी 2014 के भी, तारिरुल कादरी साहब के भी, पीपल्स पार्टी की हमें याद है वो तारिरुल कादरी साहब आए थे तो कमर ज़मान कायरा साहब बार बार उनके पास जा रहे थे और आखिरकार कुछ मामला तय पा गए थे। तो यहाँ पर हमने आपकी तरफ से तो आपने अपने मसाइल बता दिए, हुकूमत की तरफ से भी हमने वो सियासी सोच को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि सियासी सोच तो तब होगी जब सियासी लोग होंगे। अब जो वजीर दाखिला है वो उसने कब सियासत की है? उसको तो लाके उसको बताया गया है और वो उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने ये करना है, तो वो वही करता है। जो उनको बताया जाता है वही बोलता है। उसके पास तो कोई सियासी सूझबूझ नहीं है। और शहबाज शरीफ लोग जो वो इंतकाम ले रहे हैं इमरान खान से, और कल जो उन्होंने बातें की, तो उससे आपको क्या लगता है कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है लोग मरे, उन्होंने अफसोस का इजहार भी नहीं किया? देखिए, चाहे वो रेंजर्स के नौजवान है, चाहे वो पुलिस के नौजवान पाकिस्तानी है, वो सब पाकिस्तानी। अब देखिए, इस हवाले से तो वाज़ेह तौर पर शौकत साहब का मौक़िफ़ आ गया, हुकूमत पर आपने तनकीद कर दी। जी जी बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ हमने वाज़ेह तौर पर दिखाया, लेकिन अब आप आपके अंदर की, पार्टी के अंदर की देखिए, जब आप किसी को ला रहे हैं। एक मिनट मुझे दे दें जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे इतनी खुशी की बात नहीं है कि हम जीत गए। भैया, हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि वो जीत गई है? अपने लोगों को मारकर जीत गई है। नहीं, जीत हार तो देखिए किसी की नहीं, ये तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंतहाई अफसोस था कि फिर आगे लोग जो है ना वो गमज़दा हैं, उनकी फैमिलियां उजड़ गई हैं और ये आगे से कह रहे हैं कोई भी नहीं मरा। और जो जैसे हुआ है, जो हुआ जिस तरीके से हुआ, होना नहीं चाहिए था ऐसा। जी जी, देखिए, हुकूमत पर तो आपने कर दी। अब जरा लाश को ले गए हैं और जख्मी लोग पड़े हैं हमारे, वो ये कहते हैं कोई उनको गोलियां लगी हैं, तो ये कहते हैं सबूत, हम सबूत लेकर आएंगे। और मेरे ख्याल से इस पे जुडिशियल कमीशन, बिल्कुल, वजीर दाखिला यही कह रहे हैं कि आप सबूत लेकर आए, और बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा, कल आपने भी देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि
एक भी अगर है ऐसा तो हमारे सामने लेकर, आपने कहा आप लेकर आएंगे। अच्छा, अब अंदर की जरा आप पार्टी के अंदर की बात देखें, आप लोगों की जिंदगियां स्टेक पर लगा रहे हैं, और अगर ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, मुझे लग रहा है कि आपकी भी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, आप कहां थे वैसे एहतजाज में? मैं एहतजाज के साथ ही था, सबको पता है, मेरे जितने भी जर्नलिस्ट थे सारे मेरे साथ खड़े थे। सही है, लेकिन देखिए आप साथ तो थे, लेकिन अब जो आप मुझे बात बता रहे हैं इसका मतलब आप कन्विंस नहीं थे, कन्विंस नहीं थे ना, फुली कन्विंस। मैं जो था ना, मैं डी चौक नहीं किया। सही है, यानी आप फुली कन्विंस नहीं थे ना। देखिए आप फुली कन्विंस नहीं थे, कहते रहे कि आगे ना जाए जी, और आप जैसे कई लोग फुली कन्विंस नहीं थे। तो देखिए जब नहीं थे फुली कन्विंस्ड आप लोग कि एहतजाज को इस नहज पर नहीं जाना चाहिए, फाइनल कॉल के बारे में भी नहीं थे, तो लोगों की जिंदगियां तो स्टेक पर ना लगाते ना। वो जो वर्कर्स थे आपके, अली अमीन गंडापुर के बयानात कि अब कह देना अपने घरों पे कि अगर वापस ना आए तो अब फातिहा पढ़ लें, और ये इस तरह के बयानात तो बहुत गलत है ना, इंसानी जिंदगियों से आप खेल रहे हैं ना ये तो। देखिए, लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, कोई कुछ भी कह दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग सब इमरान खान के लिए निकलते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि बस खत्म हो गया, खत्म शुद्ध, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आप देखें, हमारा जो धरना था, खान साहब खुद उसमें मौजूद थे, और जो इन्होंने तशद्दुद शुरू किया तो उन्होंने खुद कॉल ऑफ कर दी। अच्छा शौकत साहब, यहाँ पे जो मेरा जो सबसे बड़ा एतराज था अपनी पार्टी के ऊपर, वो ये नहीं था कि हम क्यों आए और कैसे आए, ये एक अलग बात है। मेरा जो कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से मैंने बड़े धरने अटेंड किए हैं, मैं किसी जमाने में सर आपका एक रहनुमा भी पॉलिटिकल वर्कर नजर नहीं आया। शौकत साहब देखें, कोई अगर पॉलिटिकल वर्कर होता है, इतने लोगों को आपके मुताबिक के गोलियां लग गई हैं, एक आपका रहनुमा जिसको आप पॉलिटिकल वर्कर कह रहे हैं, कोई नजर आया पंजाब की क़यादत में? किसी को, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, किसी को इंजरी नहीं हुई, कोई पहुंचा ही नहीं, इंजरी तो दूर की बात है। KPK के वजीर आला देखें आराम से निकल गए वहां से। तो सर ये बातें जो है ना, ये आपके वर्कर के लिए ठीक नहीं है। जब तो जी 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 देखिए, वो तो हमारी जो कमजोरियां होंगी वो तो खैर हम बाद में अपने पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे ना। लेकिन जो आपने कहा था कि लोग तो पहुंच गए थे ना, तो अगर लोग ये ट्रेनिंग तो हमें नहीं दी थी कि आपको गोलियां लगेंगी तो आप बच के रह जाएंगे। जब गोलियां चल गई तो जाहिर है हर बंदा अपने आप को बचाने के चक्कर में था। ये कहाँ का इंसाफ था कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आप गोलियां चलाएं, फिर हम उनसे कहें कि आप तो आपके अंदर इतनी बहादुरी नहीं थी कि आप खड़े रहते। गोली किसी को ये तो नहीं देखती है ना कि ये कौन है, ये वर्कर है, ये लीडर है, ये कोई है। मैं ये कहता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था। हुकूमत को ये कह के कि जी हमने आज सफाई करनी है। शौकत साहब, हमें आपका स्टांस मिल गया है। पॉलिटिकल कल्चर को तबाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो खामियां हैं, हमारी खामी ये थी कि हमारे अंदर मुशावरत नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि जो सीनियर तरीन लीडरशिप थी वो सामने नहीं आई, मौजूद नहीं थी। तो ये जो गलतियां थी हमारी वो अपनी थी। लेकिन बाकी जो थे, देखे वो तो इमरान खान की गाल पे थे, वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे और ना उनके पास कोई। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, हमें आपका मौक़िफ़ मिल गया है। हमारा आपसे ये सवाल है कि बुशरा बीबी की बहन से हमारी कल ऑनलाइन बात हो रही थी, ऑन एयर, और उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी उस वक्त वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके वहाँ से ले जाया गया। तो और हमसे भेजा भी रखा गया, क्योंकि कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने की भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि तो उनका कोई पता नहीं है उस तरह। बुशरा बीबी की बहन के ऊपर मैं कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं उनको जाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक जो टूट फूट पैदा करनी होती है ना किसी उसमें, एक फैमिली के अंदर तोड़ फोड़ पैदा करनी होती है, तो वो उसका रोल मुझे नजर आ रहा है। बाकी देखें, बुशरा बीबी का बड़ा एहतराम हो रहा है। वो आप देखें कि कल तक तो ये कहा जा रहा था ना कि बुशरा बीबी के हुक्म से लोग वहां पहुंचे, अब कह रहे हैं कि जी उसको यरगमाल बनाए। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे काबिल एहतराम है, हमारी मेहमान है। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं ना कि आपकी कॉम्प्रोमाइज थी लीडरशिप, वो यही कह रही हैं कि आपकी सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज थी और आप मिले हुए थे, और बुशरा बीबी खड़ी हुई थी इमरान खान के लिए और वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनको जबरदस्ती ले जाया गया। बैरिस्टर साहब को तो उन्होंने झूठा कहा है। ये तो देखें, बहुत इधर उधर की बातें आएंगी, इस पे हमें कोई वो नहीं है। वो बुशरा बीबी कल महफूज तरीके से गई हैं उधर मानसरा में, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हुई है पेशावर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर उनसे बात नहीं की गई तो ये तो मेरा कसूर नहीं है ना, पार्टी के कसूर है कि जी उनसे कहती है मेरी बहन से मेरी बात नहीं हो रही है। तो ये बात टीवी पे कहने की है, ये टीवी पे कहने की तो नहीं है, लेकिन उसने क्यों की, इसके पीछे आपको देखना चाहिए ना कि उसका क्या मोटिव था।
देखिए बुशरा बीबी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहमान भी है, हमारी मोहतरम है। ये कैसे हो सकता है हम उसको यरगमाल बना ले या अलियामीन गड्ढापुर? नहीं, लेकिन आप भी तो ऐसी किस्म की बातें कर रहे हैं ना सर। आपका यानी ठीक है, अब वो एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, आप वहां से चले गए, लेकिन अब आप हाइंडसाइट पे तो आप भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने नहीं माना और हम तो तैयार नहीं थे। तो ये बातें तो आप भी कर रहे हैं ना, इसमें भी तो पार्टी में टूट फूट हो रही है ना आपस में एक दूसरे से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कुछ लोगों ने, जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान ने ये कहा था कि कहीं पे भी आपको जगह मिल जाए तो आप धरना करें। मैंने इस बात पे एतराज किया कि पार्टी ने इस पर फैसला क्यों नहीं किया। अगर कोई ये कहता है कि जी बुशरा बीबी ने मना किया, तो बुशरा बीबी तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपकी तो लीडरशिप नहीं क्यों थी? फैसला कल किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब सुनना चाह रहे थे कि क्या कहना है। लीडरशिप मौजूद ही नहीं थी आपकी उसमें कहीं भी, और उन्होंने खुल के बताया भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि धरना जारी रहेगा, धरना जारी है, लोगों के बगैर भी धरना जारी रहता है। तो बड़ी वेग सी बातें की हैं उन्होंने। देखिए मैं खुद जाहिर इस्लामाबाद में था और मैं नहीं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। इसी तरह हर जो लीडर था, सीनियर लीडर, वो सारे कुछ तो आए थे, कुछ आए थे, कुछ आए भी नहीं थे। अच्छा शौकत साहब ये बताइए, इस नहीं आए तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्यों नहीं आए। अगर उनकी नाराजगी थी तो वो अलियामीन गड्ढापुर से नाराजगी हो सकती है, मुझसे हो सकती है, किसी और से हो सकती है। इमरान खान के साथ तो किसी की नाराजगी नहीं थी ना, काल तो उनकी थी। सबको आना चाहिए था, मुशावरत होनी चाहिए थी, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। हम कहते हैं जी सारा कसूर अलियामीन गड्ढापुर और बुशरा बीबी का, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने तो देखे ना, उन्होंने तो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से वो लेकर आए लोगों को। ये उनकी हिम्मत थी ना कि लोग लेकर आए, घुटने टेक दिए थे हुकूमत ने, लेकिन आगे हिकमत अमली नजर नहीं आई ना। अगर हिकमत अमली होती तो शुरू से ही, जैसे हम इस्लामाबाद से एंटर हुए, उससे कई ज्यादा पहले हम वो कह देते थे कि हमने कहाँ जाना है। हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जिसके पास इख्तियार है पार्टी का, उसको फैसले करने चाहिए थे। मुझे ये कहना था, अगर वो फैसले नहीं कर सकता तो उसको। शौकत साहब आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसका प्रेशर था? लाइन ड्रॉप हो गई। लाइन ड्रॉप हो गई है। देखिए वो ये कह रहे हैं, शौकत यूसुफ जैसे हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि भाई प्रेशर था। जी शौकत साहब आप कह रहे थे प्रेशर था, ये किसका प्रेशर, किस प्रेशर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लीडरशिप ये कहती है कि किसी का प्रेशर था या प्रेशर में वो फैसला नहीं कर पाए, तो मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि भाई किस चीज का प्रेशर था। इतने साल आपको हो गए सर, मैं कहता हूँ पार्टी में लीडरशिप करते हुए इतने साल हो गए, और इस स्टेज पे आके शौकत यूसुफजई साहब हमसे इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जहां पर सब स्टेक पर लगा हुआ है, वर्कर्स को निकाल लिया आपने, मीटिंग नहीं हुई आपकी बुनियादी, आपको ये मालूम नहीं था कि वहां वर्कर्स बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, सर्दी में क्या करेंगे, खाने पीने का खाना कैसे खाएंगे, ऑपरेशन हो गया तो क्या होगा, पंजाब से कम्युनिकेशन नहीं था। यानी शौकत साहब वैसे बड़ी हैरत अंगेज बात है, ये थोड़ा डिसऑर्गेनाइज लगा। बात नहीं है, ये हैरत अंगेज बात नहीं है। देखें, ये पॉलिटिकल जो होती है ना गलतियां, मैं सियासी वर्कर हूँ और हमें अपनी गलतियों को देखना होगा, हमसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई। देखें, यहाँ तक तो ठीक है कि हमें बताया गया कि जी इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद तो आ गए। जब इमरान खान ने कहा था कि आप संजानी में भी बैठ सकते हैं, और मेरा तो यहाँ तक कहना था, लेकिन जाहिर है हम छोटे, हमारे पास तो कोई पार्टी का वो नहीं है, छोटे सा वर्कर हूँ। बहुत कोशिश मैं करता रहा कि अपनी बात पहुंचाऊं कि हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे कंटेनर लगे हैं वहीं धरना दे दे, पाकिस्तान वैसे ही बंद था तो 2 दिन में हुकूमत घुटना टेक देती है। लेकिन जाहिर है फैसला ये था कि इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाके अगर ये बाद में ये बातें सामने आ रही हैं कि जी खान साहब ने इजाजत दी थी कि आप कहीं पे भी धरना दे सकते हैं, तो इसको पार्टी ने क्यों नहीं हमें बताया। मुझे इस पे थोड़ा सा था, जो लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर साहब थे, बैरिस्टर सैफ साहब ने ये बात खुद कही है, तो वो खुद गए थे इमरान खान से मुलाकात करने के बाद। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात नहीं मानी गई थी। अगर आपकी बात नहीं मानी गई थी तो आपको शेयर करना चाहिए था वर्करों के साथ, हमारे साथ, फिर उसके बाद हम देखते कि आगे क्या करना है। तो हमसे क्यों बात छुपाई गई।
तो ये एक ब्लंडर हुआ है। और लेकिन जो हुकूमत की तरफ से किया है वो तो नाकाबिल माफ़ी, नाकाबिल तलाफी है। जो उन्होंने किया मेरे ख्याल से इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकती। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, फिर उसके आगे जो है ना फिर रौनक दिखाए कल कि जी हमने साफ कर दिया, तो फिर ये इंतशारी टोला, ये कैसा वजीर आजम है? इसको किसने वजीर आजम बनाया? ये अवामी वजीर आजम होता तो इस तरह की बातें करता। ये तो हरगिज अवामी टोन नहीं है इनका। अपोजिशन कुछ भी कहती है, लेकिन हुकूमत का दिल गुर्दा बड़ा होता है। हुकूमत जो है उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लोगों को वो करे, तहफ़्फ़ुज़ दे, पुरअमन तरीके से बातचीत पे आगे बढ़ाया जाए। वही इन्होंने कोशिश नहीं की। बस एक अगर हमारे वर्कर पहले गए तो वहाँ जो भी खड़े शौकत साहब, एक चीज, अब आप कह रहे हैं लेसन लर्न करने चाहिए, हाथ में लाया। आप एक चीज मुझे बताइए, आगे का लाएमल आपका क्या होगा? और आपको क्या अब ये चीज समझ आ गई है कि धरनों से ना हुकूमत गिरती है, ना धरनों से मुतालबात इस किस्म के जो आप लेकर चले थे वो तस्लीम किए जाते हैं? ये लर्न कर लिया है या फिर एक और कोई धरना प्लान करेंगे आप? देखें, सियासी लोगों के पास और क्या रास्ता होता है? क्या बंदूक उठा लें? आप क्या ख्याल है? सियासी लोग तो यही कर सकते हैं ना, एहतजाज कर सकते हैं। नहीं, ये जो इस्लामाबाद की तरफ धरना है ना, डी चौक जाना है, वो जो एक एडवेंचर है। तरफ धरना, इस्लामाबाद की तरफ धरना कोई पहली दफा हो रहा है? इससे पहले हमारे दौर में नहीं हुए, हमसे पहले नहीं हुए। अगर इस दफा भी अगर वहां जाके बैठ जाता तो कौन सी क्या बात आ जाती? मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है ना, इस्लामाबाद के डी चौक जाने से क्या ये होना था कि मारना था उन्होंने? कोई और तरीका नहीं हो सकता था क्या? आंसू गैस के शेल से नहीं लोग तितर बितर हो सकते थे? शौकत साहब, आपको लगता है कि अगर पीटीआई को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाए, डी चौक पे आने की इजाज़त दे दी जाए, इतना ब्लॉकेड ना लगाए, तो ये पुरअमन एहतजाज हो सकता है? देखिए, अगर ये कंटेनर ना लगाए, अगर ये रास्ते भर में शेलिंग ना करें तो लोगों को गुस्सा भी नहीं होगा। वो तो अपने देखे ना, पूरी पार्टी ने फैसला किया था कि पुरअमन एहतजाज होगा जी। और ये जो कह रहे हैं कि जी देखें वर्करों के पास गन थी और उन्होंने शेलिंग की, ये कितना बड़ा फ्रॉड बयान है जी। ये तो खैर तहकीकात होंगी तो ये पता चलेगा, कोई चीज छुप नहीं सकती। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ है। अपनी पार्टी के अंदर के मामलात के बारे में बात कर रहे थे और हुकूमत ने जैसे टैकल किया है इसको, उस पर भी शदीद, और वो हम सब ने देखा है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तो स्टॉक मार्केट से बड़ी अच्छी खबर आ रही है और स्टॉक मार्केट में तारीख का गोल्डन डे से कहा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में संग-ए-मील कबूल कर लिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और एक तारीख रकम कर दी है। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख का हिस्सा उबूर कर गया, 1 लाख का हिस्सा, वेरी बिग फिगर। और कल एकदम से गिरा था परसों और एकदम से आप देख रहे हैं कि आज 1 लाख पर पहुंच गया, उबूर कर गया। 790 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1,59,000 पर यह ट्रेड हो गया है। और गुज़श्ता रोज इंडेक्स तारीखी इजाफे 4,600 पॉइंट्स इजाफे के बाद 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। एक मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये तो हमने तारीख रकम कर दिया है, लेकिन तारीख इस तरीके से रकम हो रही है कि नाकाबिल यकीन सी कुछ बात है। कल तक एकदम से गिरा और फिर ये 2 साल में जो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 1 लाख से ऊपर पहुँच गया है। क्या वेरिएबल्स हैं इसके सर? आई थिंक ये कोई नाकाबिले यकीन जैसी बात तो मुझे नहीं लगती है। ये जो पाकिस्तानी स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू थे। जरा मैक्रो जी का रुझान शुरू हो गया है और मजीद गिरना है। इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है, तो उसकी वजह से जो है वो इक्विटीज में, शेयर्स में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्यादा। तो उसमें सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, तो वो कर रहे हैं। और अब भी इस वक्त जो है उनकी वैल्यूएशन जो है वो हमारा जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड वैल्यूएशन का होता है कोई उससे ज्यादा नहीं हुई है। तो ये जो है अगर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही तो इंशाल्लाह इसमें ये सस्टेनेबल होगा इंशाल्लाह। और ये इंडिकेट करता है कि
हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जरा सा थोड़ा सा मजीद वजाहत कीजिए, क्या क्या यानी इसमें इन्फ्लेशन का कम होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, हमारे जो इसके एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, फिर हमारे रेमिटेंसेस का बढ़ना, रिजर्व्स का जो है वो बढ़ना, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उसका बढ़ना, तो उससे जो है इन्वेस्टर्स में, सरमाकारों में एतमाद आ रहा है अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। क्योंकि पाकिस्तान की जो दुनिया में अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस बहुत कम थी, जो शेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के मुताबिक, तो उस लिहाज से जो है वो लोगों को उनमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। क्योंकि हमारी अभी भी जो डिविडेंड यील्ड है वो मार्केट की कोई 9% के करीब है। जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड अगर 9% हो, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक वगैरह में 2-2.5% का डिविडेंड यील्ड होता है। और इसी तरह हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी जो है वो 5-5.5 का है, इस वक्त जो रीजन में वो 14-15 का मल्टीपल होता है। तो उस लिहाज से जो है ये जो मार्केट परफॉर्मेंस है ये आई थिंक डिजर्व करती है। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा कि इस परफॉर्मेंस और इस फिगर को सस्टेन करने के लिए क्या फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहें और कितने अरसे तक आप ये स्टेबिलिटी देखते हैं? आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंसेस में जो डिसिप्लिन अख्तियार किया हुआ है उसको जारी रखें, और उसको जारी रखने से जो है वो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में जो है बेहतरी आएगी। दूसरी ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अभी कुछ जो है FBR रेवेन्यू में जो है वो थोड़ी सी पीछे है, और GDP ग्रोथ के नंबर्स में भी जो है वो बजट से पीछे है। तो इन दोनों को जो है वो बेहतर करने के लिए ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि जहां एक्टिविटी बढ़ाने से रोजगार बढ़े, जहां गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़े, और वो मेरी नज़र में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने से गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अंडर कैपेसिटीज रन कर रही है कंपनीज, वो जब बेहतर होंगी तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और टैक्सेस भी बढ़ेंगे, और लोगों को रोजगार भी के मौके भी जो है वो बढ़ेंगे, और GDP ग्रोथ में भी बेहतरी आएगी। तो इन चीज़ों को अगर एड्रेस करेंगे तो और फर्दर जो है लोगों में एतमाद आएगा। जी अच्छा, इस स्टॉक जब हम देखते हैं कि जब बूम कर रहा होता है तो यही तासुर सबको मिलता है कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क स्टेबल हो रहा है। लेकिन आरिफ साहब, आपने देखा ट्रेंड अगर थोड़ा सा देखें हम, ये सियासी स्टेबिलिटी से भी जुड़ा है, यकीनन ये गैर यकीनी सूरत हाल कम होती है तो ये होता है। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल हैपनिंग होती है इस किस्म की कि जहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल की सूरत हाल होती है, स्टॉक गिर जाता है फ़ौरन, फिर जब हुकूमत उसको कर्ब कर लेती है तो एकदम से स्टॉक बढ़ जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ कोई इस तरीके की एसोसिएशन है जहां सिग्नलिंग ये की जाती है, और ये एक आर्टिफिशियल तौर पर शायद ये मामला चलते हैं इस तरह। एक तासुर है। हाँ, एक्चुअली मार्केट जो है ना, और इन्वेस्टर्स जो अमन अमान चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं। डिफरेंसेस तो हर जगह होते हैं, ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, इख्तिलाफ राय सब होता है। अब इख्तिलाफ राय वो अक्रॉस द टेबल जो है वो रिजॉल्व हो तो मार्केट्स और इन्वेस्टर्स उसको पसंद करते हैं, और सिविलाइज कंट्रीज के अंदर यही जो है तरीका होता है। और जाहिर है अगर कोई अफरा तफरी का सूरत हाल पैदा होती है तो उससे फिर यह है कि तमाम जो है वो बिजनेसेस जो है वो थ्रेटन फील करते हैं, ये उसको नहीं करते। लेकिन ये चूंकि मार्केट का बढ़ना जो है वो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट लेता रहता है, तो ये इम्प्रेशन होता है कि शायद कोई गवर्नमेंट के साथ जो है वो अलायंस है, और अगर मार्केट गिर रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो कोई साजिश हो रही है। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी तरीके से जो इन्वेस्टर्स चूंकि उनकी पैसे लगे होते हैं तो वो इस किस्म का कोई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उसके लिए जो है बढ़ा दें और उसके लिए कम कर दें, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे प्योरली वो सोचते हैं। तो वो कंसिडरेशन जो है वो प्योरली ऑन मेरिट होता है, तो जो है लोग इस मार्केट से जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब, ये बताइएगा, ऑब्वियसली स्टॉक बढ़ता है और स्टॉक गिरता भी है, रिकवरी के कितने चांसेस आपको दिखाई देते हैं? ये जो है जिस तरह मैंने बताया कि इसमें अभी फर्दर आपने
अगर हमारी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट भी आप तक पहुंची हो तो उस साल में, और उनका एस्टिमेट है कोई 25% के करीब और इसके अंदर जो है वो मार्केट बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन जाहिर है ये सब चीजें होती हैं जो डेली बेसिस पर जो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी जो है वो अमन अमान रहेगा, पॉलिसीज जो है वो पॉजिटिव रहेंगी, गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन के साथ अपने मामलात को जो है वो चलाएगी, तो जो है उसमें बेहतरी रहेगी। लेकिन अगर वहाँ किसी जगह पे भी कमजोरी होगी और वो उसको फिर मार्केट जो है नापसंद करती है और फिर जाहिर है उसकी वो फिर मार्केट की गिरावट में जो है वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ये जो मार्केट ने बूम किया इतनी ज़बरदस्त जारी है, 1 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स इजाफा हो गया। अब एक तारीख रकम कर दिया तो इस पर बता रहे थे ये वेरिएबल्स है, ये सस्टेन करे, ये मार्केट सस्टेन। बिल्कुल इन्फ्लेशन की बात की उन्होंने अब थोड़ी क्रिकेट की बात करते हैं। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी सबकी नजरें उस पर जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बात कीजिए, आप करें। अच्छा मैं करता हूं। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मैचेस ये पाकिस्तान में होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा। तो अब बोर्ड मीटिंग आईसीसी की कल होगी। तर्जुमान का बताना है कि एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर गौर होगा। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश भी की जा सकती है। जरा ये बता रहे हैं कि मीटिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर ये एक बड़े अहम फैसले होने हैं। इसी पे फर्दर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अवैस ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि पाक भारत मैच होगा पाकिस्तान में या नहीं? दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन जो हर कोई इसका जवाब सुनना चाह रहा है। आपको क्या लगता है? देखें, इस वक्त तो आपको पता है कि अपडेट अपना इस वक्त आ रही है आईसीसी चैंपियंस, आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है वहां से, जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि शायद इट्स स्टैंड्स पेंडिंग क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि आज तक आईसीसी ने कोई हक में बात तो की नहीं। आपको पता है, चाहे वो आइसोलेशन की बात करें, जब पाकिस्तान क्रिकेट इतनी आइसोलेशन में रहा है, चाहे वो दूसरे डिफरेंट अपना मौजूद पे बात करें, तो आईसीसी हमेशा एक चुप करके जो सा वो देखता रहा आखिरकार होगा क्या। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, जो थी इस वक्त आईसीसी ने एक नई चीज यहाँ पर आ रही है खबर कि शायद वो वोटिंग प्रोसेस में जाएंगे। जो नेशंस पाकिस्तान के लिए आपको पता जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे रजामंद है, तो उनकी वोटिंग प्रोसेस होगा क्या हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक चीज तो क्लियर कट है यहाँ पर कि पाकिस्तान को आईसीसी ने ये चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट की है। पाकिस्तान क्योंकि इसके अंदर नहीं था, आपने खुद अलॉट की है, क्योंकि जिस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है तो उससे पहले साल डेट पहले देखा जाता है कितने मेजर इवेंट्स पाकिस्तान या कोई कंट्री ऑर्गेनाइज कर चुकी है। सिवाय क्रिकेट की बात करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर आपको पता है पाकिस्तान अपना डिफरेंट टीम्स को यहाँ पर बुला के बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तगड़े आपने ऑर्गेनाइज किए हैं। फिर बीच में हाइब्रिड मॉडल को लेके आना, लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है इस वक्त हुकूमत ही बीच में है। आप चाहे आप चेयरमैन पीसीबी की बात करें, एक रिजिड स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट का है। लेकिन देखिए बोर्ड मीटिंग का बुलाना और ये जो वोटिंग की बात हो रही है, तो इसमें ये लग रहा है ना कि भारत के लिए कोई विंडो निकाली जा रही है ना, भारत के मौक़िफ़ को स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि देखिए बोर्ड मीटिंग तो तब हो कि जब दीगर ममालिक भी ना आ रहे हो, वो तो आना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भारत का फैसला कैसे करेंगे कि भारत को आना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक हाइब्रिड की तरफ जा रहा है। देखिए जो आपने बात की ना, ये मैंने कहा लास्ट टाइम भी ये बात मैं कर रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज तो आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। इंडिया की इतनी लॉबिंग है इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर, चाहे लीग क्रिकेट की आप बात करें, आपको पता है हर लीग क्रिकेट के अंदर तो उनका कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज इस वक्त मौजूद है। और लिटरली जिस वक्त आप लीग क्रिकेट के लिए काम करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर आप बात करें, चाहे कोचिंग लेवल पे बात करें, चाहे ऐसा प्लेयर बात करें, कहीं ना कहीं बैकडोर पे जो ऑनर्स हैं उसके थ्रू एक मैसेज जरूर पहुंचता है बैक एंड पे कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपने कोशिश आपने करनी है कि आप उस स्टांस के ऊपर है कि जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए। ब्लैक आपको पता है, चाहे आईपीएल की बात करें, आईपीएल का एक अपना तरीकाकार है कि जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे किसी क्रिकेट बोर्ड के, उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको पता है क्रिकेट बोर्ड को चलती है। लॉबिंग जो सी है वो पीछे बैक एंड पे चल रही होती है। पाकिस्तान को उससे होशियार रहना है किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी हद तक जो उनसे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जितने दूसरे कंट्रीजों के साथ लाइजॉन रखता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आके खेल चुका है। इंग्लिश क्रिकेट का मुझे खुद ये बयान याद है जब यहाँ पर डिनर हुआ था इस्लामाबाद में, जो
अपना जो यहाँ पर एम्बेसडर है इंग्लैंड की, उन्होंने खुद कहा था कि मैं और मेरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं काफी अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मुझे तो आज सच कोई इशू नहीं है। देखिए यही हम ऑलवेज सुनने में आता है, हम बड़े बड़े ऑन्ट्राज आ रहे होते हैं इंडिया से, हमारी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे होते हैं। थैंक यू सो मच ओवैस, आपने हमें वक्त दिया और अपना तजिया। देखिए मैंने तो इस खबर को लिख दिया है, आपको पता है ना, मैंने लिख दिया कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, एक हार्ट ब्रेक है हमारी, हम वो हार्ड बॉल की तरह हार्ट ब्रेक ले ले, फिर हम वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं हम अपने फेवरेट सेगमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक एक मूवी बना लेनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के धड़कते हैं। बिल्कुल जी, ओवरसीज जी। जी तो नाजरीन, आज हमें ज्वाइन किया है अफशीन अनवर ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं ओंटारियो कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वेस्ट में भी उतना ही बड़ा टैबू है अभी तक जितना एशियन कंट्रीज में देखा जाता है? बड़ा और छोटा तो कहना मुश्किल है, पर टैबू है। मुश्किल है यहाँ भी लोगों के लिए बात करना। हमारे बनिस्बत शायद थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अब तो मैं पाकिस्तान में भी देखती हूँ कि बहुत अवेयरनेस है। कम से कम जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी हमारे जो इलाके हैं, उधर तो काफ़ी अवेयरनेस है इसकी। और जो टैबू की जो कैफियत है वो यहाँ भी आपको नज़र आती है, छोटे छोटे पॉकेट्स में ही सही, बट बहुत नज़र आती है। आप पाकिस्तान से कब कनाडा गई, और जब आप गई थी क्या हालात और वाक़यात थे वहाँ पर, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से जब मिलती हैं क्या सोचती हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान से मुझे आए हुए फॉर्मली 8-10 साल हुए हैं, 12 साल पकड़ लीजिए। 12 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, और उससे पहले मेरा सारा काम, सारी मसरूफियात पाकिस्तान में ही थी, और बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। मेरा काम साइकोलॉजी टीचिंग के और प्रैक्टिस के हवाले से, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स देयर इन टोटल। तो 15 साल कुछ मैं वहाँ लगा के आई थी, अब मुझे तकरीबन 10 साल यहाँ पे हो गए हैं। जितना बिजी मैं वहाँ थी उतना ही बिजी मैं यहाँ भी हूँ जब से आई हूँ। राइट। अफशीन ये बताइए, वे यू आर स्टेइंग इन कनाडा, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है, क्या उस कम्युनिटी की ये ओपन माइंडेडनेस है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और कितनी मिकदार से पाकिस्तानी कम्युनिटी से लोग आपके पास आते हैं? काफ़ी आते हैं। अच्छा। आई थिंक आई हैव दिस एडवांटेज कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और मुस्लिम ममालिक के लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम साउथ एशियन थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ढूंढें, और वो आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं आने के लिए। तो मेरे क्लाइंटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तानी और एसोसिएटेड कम्युनिटीज। आपकी उर्दू बहुत ही कमाल है, और मैं तो कहता हूँ आपको रेडियो करना चाहिए वहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं अफशीन। तदरीस से ताल्लुक रहा है ना मेरा। क्या बात है, सरवत, आप मेरा आखिरी बैच थे इंडस वैली में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाती थी। राइट। बस अटेंड कम करती थी, क्लासेस कम अटेंड करती थी, बिल्कुल मसला ये था। सरवत वाज वन ऑफ दोस पीपल के जो पूछ के क्लासेस छोड़ती थी, बाकी लोग बगैर पूछे छोड़ देते थे। जी, आपकी तरह नहीं थी मैं, ये आपकी तरह। थैंक यू सो मच अफशीन, आपने मुझे। यू वेलकम। जी, बट टेल मी अफशीन, सरवत की मुझे याद इसीलिए है कि सरवत आपका नाम आपकी एप्लीकेशन से मुझे याद रहता था। तो व्हेन आई सॉ यू ऑन टीवी, सो आई कुड रिकॉग्नाइज कि ओह अच्छा, दिस वाज द स्टूडेंट जो मेरे साथ इंडस वैली में। बिल्कुल, जो स्टूडेंट तंग करते हैं ना, जो कितनी अच्छी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट तंग करते हैं, जो होमवर्क नहीं करते, वो याद रहते हैं। सही कह रही हैं। जो एप्लीकेशन दे के छुट्टी करती थी, ज़ोएब आपकी तरह नहीं थी। आपकी आज कोई टीचर्स आ जाए। अच्छा, कुछ यादें शेयर करें ना आप अपनी टीचर के साथ। आपकी अच्छा अफशीन, मुझे ये बताइए कि आप साइकोलॉजी इंडस वैली में पढ़ा रही थी?
इंडस वैली में भी पढ़ा रही थी, How? amongst many other places. I Right. think there is no other place in रह गई हो पढ़ाने के लिए. How amazing. But I taught IBA, I taught Hamdard University, I taught Zabist, Indus Valley. राइट, I think तो उस आप जमाने में वहाँ कहीं कनाडा Western में भी था। पढ़ा रही हैं साथ साथ? जी, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट अभी खुला है, नहीं मैं जब आई थी तब से नहीं पढ़ा रही थी, बट एक इंस्टीट्यूट खुला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. Right. इट इज कॉल्ड बिकमिंग इंस्टीट्यूट, Becoming. एंड द बिकमिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली फोकसेस ऑन कल्चरली अडेप्टेड थेरेप्यूटिक ओह टेक्निक्स. हाउ अमेजिंग. तो जो कल्चरली डिफरेंट लोग हैं, चाहे वो अफ्रो अमेरिकन कल्चर्स हो या साउथ एशियन ये कल्चर्स सोच हो, है बिल्कुल. उनको रिप्रेजेंट करते हुए कैसे थेरेपी को अडॉप्ट करना है और अडेप्ट करना है, दैट इज व्हाट आई एम पार्ट ऑफ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट और दैट. आप आपका दरसो तदरीस से ताल्लुक है, रहा भी है अभी भी, तो स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचती है वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, माइंडसेट क्या है, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. पता है अब जुहेब, ऐसा है कि इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज ना, तो बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वेस्टर्न माइंडसेट हमारे स्टूडेंट्स में भी. बिल्कुल. कुछ उसकी अच्छी बातें हैं और कुछ उसकी थोड़ी लिमिटेशंस हैं. तो यहाँ पर आपको वही लिमिटेशंस और वही अच्छी बातें दोनों नजर आती हैं. फॉर एग्जांपल बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन रिसर्च, इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ अभी इतने एक्सपोजर के बावजूद भी डेवलप नहीं हो रहे. They do not want to think independently, रिस्क लेना नहीं जानते हैं. हम शायद उनको रिस्क लेने देते भी नहीं है. We want to बिल्कुल स्पून help them फीडिंग only बहुत take ज्यादा the है. safer route. हाँ जी, ये सेफर रूट है, ये करियर ऑप्शंस हैं, एग्जाम को पास करने के ये तरीके हैं और आप वो कर लीजिए. यहाँ पर ये थोड़ा सा Safe. अपने रिस्क लेते हैं. Risk लेते So that is one good thing about it. राइट. वैल्यू बेस्ड नहीं है एजुकेशन यहाँ भी इतनी ज्यादा. अच्छा. वो मुझे थोड़ा सा फुकदार नजर आता है और वो हमारे यहाँ था. What do और you हम mean? उसको Sorry, unfortunately use Afshin, करते what do you रहे. mean by value based education? अगर उस पे आप थोड़ा सा. It is very career and materialistic goal oriented. Right. आप उन करियर्स में जाएं और उस तरीके से जाएं, उन करियर्स में भी वो पाथ लें कि जहां पर आप मैक्सिमाइज कर सकें मटेरियलिस्टिक गेन्स को. दैट इज द Right. अप्रोच. ठीक ठीक ठीक. आप पढ़ते कभी भी इसलिए नहीं थे पहले. हम नहीं पढ़ते थे पहले कभी इसलिए. Right. यू नो, इल्म का ताल्लुक इस बात से नहीं था. इल्म का ताल्लुक इंसान की रूह की डेवलपमेंट से था. Excellence से अब था, वो आप सही सिर्फ कह रही हैं. घर की और बैंक बैलेंस की अब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, ऐसे, yeah, अब करियर yes, it's become very ओरिएंटेड फ्यूचर, ये materialistic. वो जाहिर है एक्सीलेंस बिल्कुल. नहीं है. आपके पास मेरे पास है. आपके पास है, मेरे पास भी हाँ, सवाल है. कीजिए, बिल्कुल. अच्छा अफशीन, आप कौन सी एज ब्रैकेट को सबसे ज्यादा देखती हैं या सबसे ज्यादा वहाँ वेस्ट में अफेक्ट होते हैं? इज इट द यंगर लॉट, द यूथ, द अडल्ट्स? कौन से ज्यादा मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ले रहे हैं? मैं ज्यादातर अडल्ट्स के साथ काम करती हूँ. Right. आई वर्क बोथ इन कनाडा बट आई कंटिन्यूअसली हैव वर्कड इन पाकिस्तान. मैं अभी भी पाकिस्तान के साथ काम करती हूँ. मैं अभी भी वहाँ पे ट्रेनिंग्स करती हूँ, मैं सुपरवाइज भी करती हूँ, लेकिन मैं How ज्यादातर काम अडल्ट्स के साथ करती हूँ. बहुत कम काम करती हूँ एडोलेसेंट्स के साथ. पढ़ाती थी जब करती थी ज्यादा, लेकिन अब मैं अडल्ट्स, कपल्स और फैमिलीज के साथ काम करती हूँ. देखिए, हम चाहते हैं जुहेब और मेरी भी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, तो हम आपसे इस बारे में राब्ते में रहेंगे. राब्ते में रहेंगे. और अच्छा ये भी बताइए कि ये जो यहाँ से पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है. हम अक्सर सवाल करते हैं जब साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो कल्चरल भी हो गया, उसमें आपकी नॉर्म्स भी हो गई, आपका रिलीजन भी हो गया, तो वो बैलेंस कायम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. समझ रही हैं, आप अपने औलाद के लिए बड़ा कंसर्न रहते हैं लोग कि वो निकल, तो इस बैलेंस को कायम रखने के लिए आप कितना सपोर्ट कर सकती हैं उन लोगों को या करती हैं? अगेन, अगर आपकी वैल्यूज क्लियर हो ना, तो आपके कल्चर की बहुत सारी चीजें अगर आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें, प्रैक्टिस करें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता. हमारा कल्चर भी जो है वो लिमिटेड रह गया है टू द व्हाट इज अपेरेंट. बिल्कुल कपड़े ऐसे कौन ही से है. पहनने हाँ, हैं, शादी किससे शादी करनी ब्याह, है, हाँ. जुबान कौन सी बोलते हैं वो. हमारे कल्चर की बहुत सारी वैल्यूज थी जो आप कहीं भी बैठे और कहीं कुछ भी पहने और किसी के शादी पे कौन सी जुबान बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता था बहुत ज्यादा. कभी पढ़ा नहीं है. मैं सोहेल राना साहब जो हमारे बहुत बड़े मायानाज म्यूजिशियन हैं, उनके साथ मैं कुछ ट्रेनिंग कर रही थी म्यूजिक की एक जमाने में, और वो मुझे बताते थे कि कैसे वो नहीं म्यूजिक में एक सेकंड ठहरिए म्यूजिक की, यानी आप सिंगिंग कर रही थी या करती हैं? जी, मैं सिंगिंग सीख रही थी. सीख रही, तो हमें कुछ सुना है भाई. अब देखें, टीचर से फरमाइश कर रहे हैं स्टूडेंट्स
टीचर हमें कुछ आप लाइव प्रोग्राम में मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ना, एक लाइन आपके स्टूडेंट्स फरमाइश कर रहे हैं ना। देखिए ये लाइव परफॉर्मेंस का कम मौका मिलता है। हमारे माइक वालों साउंड गाय ने सेट कर लिया है। वो सुना दे, अगर मुझसे मोहब्बत है। प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे कुछ इंडियन याद आ जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। पाकिस्तानी याद करूं कुछ, जी जी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं तो शायद कर सकते हैं। अब वो सुना दें आप, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो इन आँखों का, सुनाइए। नहीं ये नहीं मुझे याद, ये नहीं आता। चले ठीक चले नेक्स्ट टाइम के लिए, मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे। नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर, आप इतने सवाल प्रिपेयर करके आए, मेरे पास भी तो कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे सवालात बिल्कुल हमने एक्सटेम्पोर रहे। थैंक यू सो मच अफशीन, आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। इट इज सो लवली टू, टीचर थी, मेरी टीचर थी। हाउ नाइस। टीचर्स जो है ना वो एक खास मकाम रखते हैं बिल्कुल दिल में और जिंदगी में। तो जी ऐसे। कल्चर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रही थी कि कल्चरल वैल्यूज का ध्यान रखना और उन चीज़ों से जुड़े रहना, चाहे आप जिस भी मुल्क में हो दुनिया में, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपकी रूट्स को, आपके बच्चों को, आपके फ्यूचर को बहुत एक सस्टेनेबिलिटी देता है। तो हैदराबाद में भी कल्चर के फ़रोग के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, कोशिशें की हैं। आम तरीन फ्लाईओवर्स पर सिंधी अजरक के जो पेंटिंग्स हैं उनको उनसे सजाया गया है। शहरी भी इंतज़ामिया के इक़दाम से खुश दिखाई देते हैं। तो अवैस अकरम रहमानी ने ये रिपोर्ट तैयार की है हैदराबाद से, जी वो ज़रा देखते हैं। जमाने के गर्म, सर्द और मानसून बारिशों ने तो शहर की खूबसूरती को धुंधलाया ही था। सियासी जमातों की वॉल चौकिंग और पेनाफ्लेक्सिस की भरमार से भी शहर का हुस्न मान पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन ने सिंधी कल्चर के फरोग के लिए शहर के अहम तरीन शहबाज फ्लाईओवर पर अजरक और टोपी के नमूनों समेत सिंधी आर्ट के नमूने पेंट करवाना शुरू कर दिए। सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया है वो शहबाज फ्लाईओवर और जो होश मोहम्मद शीदी फ्लाईओवर है, इनका हम नए सिरे से रंग करवा रहे हैं पूरा। इस पर जितनी भी मतलब वॉल चौकिंग वगैरह हुई हुई थी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें चस्पा कर दी गई थी, वो उतार के सिंधी अजरक के नमूने में हम वहाँ पे पेंट करवा रहे हैं। फ्लाईओवर को सिंधी कल्चर के रंगों में रंगने पर शहरी भी निहाल हैं। शहरियों का कहना है सिंधी सकाफत हजारों साल पुरानी है, सकाफत के फरोग की कोशिशें खुशाइंद हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं, बाकी शहर की दीवारों पर भी मौजूद वॉल चौकिंग खत्म करवाकर इस पर भी शहर का मुस्बत इमेज पेंट करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ अवैस अकरम, 365 न्यूज़, हैदराबाद। जी क्या बात है। और पता है आपको जो ये अजरक का पैटर्न है ना, ये इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बिल्कुल और बहुत अच्छा है। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुछ अहम बयानात दिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई जत्था पार्टी है, इन जत्थों को ख़त्म करना होगा और पाबंदी की तरफ भी लग रहा है कि हुकूमत बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दानियल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहला सवाल यही कि क्या अब पाबंदी बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए अभी तो टू अर्ली, देयर इज अ स्टेज बिफोर दैट, और हम जो स्टेज को हल करने की तरफ जा रहे हैं कि इस मुल्क में दो सोचें, एक जो जलाओ घराव की है, मुल्क को आग लगाने की है, मुल्क को बंद करने की सोच है, और तामीर और तरक्की की सोच दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। तो एक सोच को तो मरना होगा, इधर पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है, फुटेजेस भी मौजूद है कुछ ऐसी कि उनके वर्कर्स को मारा गया है, गोलियां मारी गई हैं उनके वर्कर्स को, और उनके पास डेटा भी मौजूद है। 8 को तो कंफर्म कर रहे हैं, वो मुतज़ाद खबरें खैर आ रही हैं, कुछ 250 के करीब कह रहे हैं। तो आप बीइंग अ गवर्नमेंट, आप इस पर तहकीकात कराएंगे कि ये क्या मामलात है सारे, अगर मारा है तो किसने मारा है, कौन है वो? देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उधर अगर साथ वाले घर का बेटा लेट आ रहा हो ना, तो पूरे मोहल्ले को पता होता है। अगर किसी के साथ चक्कर हो, किसी लड़की का या लड़के का, तो पूरे मोहल्ले को पता होता है कि इधर क्या होता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कि आपके किसी इलाके में लाशें आ रही हों, उनके जनाजे पढ़ाए जा रहे हों और लोगों को पता ना हो। ये तो ब्रीड भी फेक न्यूज और फॉल्स प्रोपेगेंडा के ऊपर करते हैं। अब वो इस चीज के ऊपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना जो मेन क्वेश्चन है उससे भागना चाह रहे हैं कि
तो मेन क्वेश्चन क्या है कि जो एहतजाज था ये तो लास्ट एहतजाज था, ये तो फाइनल कॉल थी, ये तो हकीकी आज़ादी के लिए पता नहीं क्या था, और इसके बाद दोबारा एहतजाज नहीं होना था जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत करनी थी। वो लाखों लोग जो हैं वो तो पूरे पाकिस्तान से आए थे, पंजाब से भी आने थे, वहाँ लोग सिंध से भी आने थे, वहाँ लोगों ने दूसरे सूबों से भी आना था। जब इनको पूरी तरह ये फेल हो गए, इनके धंधे नहीं आए, पूरी तरह एक्सपोज हो गए। आप कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं दानियाल, कि कौन सी एरिया में ये लोग नहीं आए? बिकॉज हमें फुटेजेस पे तो बहुत सारी आवाम हर जगह से निकलती हुई नजर आई है। देखिए वो जो आपने फुटेजेस देखे हैं वो आपको इस दफा के शायद आपने फुटेज नहीं देखे, आपने किसी और दफा के देखे होंगे, क्योंकि लोगों ने तो पंजाब पूरे से निकल, लोगों ने तो सिंध से आना था, लोगों ने तो बलोचिस्तान से आना था, खाली KPK से 30,000, 25,000, 15,000 लोगों ने आना था, यहाँ तो करोड़ों लोगों ने निकल के आना था। नहीं, अच्छा, तो वो जो भी नंबर्स जो भी था, वो जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, वो तो नजर भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे टैकल किया आपने इसको, एहतजाज को, इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है। क्या ही अच्छा होता कि थोड़ा सा तामुल का और मुजाहरा आप करते, क्योंकि कहा जा रहा था उनके पास इंतजाम तो कुछ भी नहीं थे, और वो 4-5 दिन से ज्यादा वो नहीं बैठ सकते थे, खुद ही वो टूट जाते सब। लेकिन कुछ जल्दी की गई और ऐसा ऑपरेशन किया गया जिस पर सवालात भी कुछ खड़े हो रहे हैं। कोई ऐसे सवालात नहीं खड़े हो रहे और कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया आपने एज ए स्टेट। हमने इनको मल्टीपल दफा, आपने पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद पहली बात है इस्लामाबाद में इस टी चौक पे अब आप कोई पॉलिटिकल जमात धरना नहीं दे सकती। इट इज डन इन द स्टेट। अच्छा, वैसे ये फैसला कर लिया, वो तो आपका हक है, वो ठीक है, आपका हक है फैसला, लेकिन देखिए पूरी दुनिया में होता है, कैपिटल हिल पे भी होता है, हर जगह, हर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी होता है, हर जगह होता है। वैसे अगर पुरअमन अगर हो, एक सेकंड, आप कैपिटल हिल में तो नहीं है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपके हाई कोर्ट, नहीं, जहाँ जमहूरियत है, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ जमहूरियत है वहाँ होते हैं। नहीं, जमहूरियत की मैं आपको फिलहाल डी चौक की बात कर रहा हूँ। जी जी, जहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद उन्होंने क्लियर रोक दिया, आपका नेशनल असेंबली सेनेट से बिल पास हुआ है और आप इस जगह पे नहीं कर सकते। ये जो सारा सिस्टम हो रहा था, ये बेलारूस के जो विजिट है प्रेसिडेंट को, उसको सबटाज करने के लिए, जहाँ वो रह रहे थे और जहाँ ये लोग, जिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जलाओ घिराव करते, गाड़ियां तोड़ रहे थे, पुलिस वालों को मारा, ये 9 शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। मतलब वी कैन हैव एज मच सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ रियलिटी में लोग देखे नहीं, अभी तो जो वीडियोज आएंगी, जो बंदे अफगान नेशनल्स पकड़े गए हैं, जो और लोग पकड़े गए हैं, जो जिस सोच उनको लाया जा रहा था, उनको किस तरह ट्रेन किया हुआ था, उनका हदफ क्या था, इनके पास तकरीबन लाखों गोलियां निकली है, जो उनके पास असला निकला। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया आप लोगों की तरफ से कि कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किए गए और कोई हमारे पास वेपन्स नहीं थे आवाम के लिए, बट हमने देखा कि वहाँ ज़ख्मी भी हुए लोग, शॉट भी किए गए, तो एकदम एक्सट्रीम डिनाइल नहीं हो सकता दानियाल साहब। वी हैव टू सी द फैक्ट्स, वी आर सीइंग द फैक्ट्स एवरी डे। तो उस पे क्या कहेंगे कि ठीक है, एक सिचुएशन आई, वो हो गई, बट हाउ टू टैकल इट नाउ इन द फ्यूचर? देखिए, दिस इज नॉट अ सिचुएशन, ये जो ये कर चुके हैं, ये अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 8 जो है ये लाशें बिछा के गए हैं, यहाँ शहादत करके शहीद करके गए हैं। ये पुलिस एहलकार, रेंजर्स, जिनके दर्दायक मुंह पे और गलों पे गोलियां लगी हैं, जिनको आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने कंधे दिए हैं, जिनके जनाजे हुए हैं, और वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हवाई सोशल मीडिया के 500 जनाजे नहीं है यहाँ। ये दिस इज 9th May Part 2 एंड ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड, जिन्होंने करवाया हुआ है, they will be held accountable for it. It is not possible कि एक जत्था उठ के आ जाए और हर 10 दिन बाद जब उनका दिल करे मुल्क की जमहूरियत को डीरेल करने की बात करे, जो मुल्क के इदारों के ऊपर हमला करने की बात करे, वो सूबों को तोड़ने की बात करे, वो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करे। देखिए, हमने ये बड़ा क्लियर ये कहा था कि अगर ये इस तरह चलाना है पाकिस्तान तो फिर चलाएं, ये मुल्क नहीं इस तरह चल सकता। इस तरह फिर बैठ के रोते ही नहीं, हम हर वक्त और हाथ भीख ही मांगते रहे। अगर आपने चलाना है तो ये आपको गन खत्म करना पड़ेगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने जो भी लेता है उनके लिए तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। तो अब जबकि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और इस एहतजाज करने में जो लोग आए थे उन्होंने किया है, और लीड जो कर रहे थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या पाबंदी की तरफ आप जा रहे हैं?
को हम देख रहे हैं ऐसी चीज, और जो मुकदमात बनाए जाएंगे पीटीआई क़यादत पर भी बनाए जाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी। अब देखिए बिल्कुल नो वन विल बी लेफ्ट अनअकाउंटेड। जो उन्होंने किया है उसको इनको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इनको उसको फेस भी करना पड़ेगा और बड़ा सख्त तरीन तरीके के ऊपर इनको फेस किया जाए। इनको 9 मई में जो रिलैक्सेशन मिल रही थी वो नहीं मिलेगी किसी तरह की। इनको फर्दर जुर्म आयद होने हैं, इनके केस ट्रायल्स में जाने हैं, वो अब सब जाएंगे। ये जो बीमारी है इसको वंस फॉर ऑल खत्म करना है कि जिसका दिल करे आके जाने ले ले, जिसका दिल करे आके मुंह पे गोलियां मार के चले जाए, जिसका दिल करे वो आके पूरा मुल्क बंद कर दे। दिस विल नॉट हैपन अगेन। क्या ये नहीं हो सकता था कि आपकी टीम से कोई आता और वहाँ पे बात करता, उनसे जो उनकी लीडरशिप थी उनसे कम्युनिकेशन होती, वहाँ पे उनको रोका जाता, थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाता, सूरत हाल को जरा लिंगर ऑन किया जाता ताकि और इतना एक्सट्रीम रिएक्शन ना दिया जाता। मैं आपको बताऊं कि मैं आई वाज इन टच विद देम आल्सो मल्टीपल। इन्होंने हमें अग्री कर दिया, वादा कर दिया कि भाई कि हम संजानी के पॉइंट पे खोलेंगे। हमने इनके लिए कंटेनर्स हटाए, संजानी पे इनके लिए सिटिंग के लिए जगह बनाई। सीडीए के लोगों को कहा कि अगर वहाँ बाथरूम और टॉयलेट थोड़े से टेम्पररी पोर्टेबल मूव करने पड़ते हैं तो वो मूव कर लें। इन्होंने सारी कमिटमेंट्स करके ये फिर बैक ट्रैक कर गए। फिर इनसे दोबारा बात की, इनसे कहा कि यार कि आप 2 दिन होल्ड कर लें। ये कितना बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। पहले हमसे वो मतलब बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में है कि हम बैठ के चीजों को आपके इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। तो मतलब लेट्स, हमने आपको अभी तक यहाँ तक आप आ गए हैं तो लेट्स हैंडल इट एमिकेबली। इन्होंने कहा कि ठीक है हमें हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो 15 मिनट बाद उससे भी बैक ट्रैक हो गए। फिर इनके बंदे रास्ते से गायब हो गए। फिर ये इन्होंने कहा कि अब हमने डी चौक के ऊपर हमला करना ही करना है। डी चौक और जहाँ प्रेसिडेंट था वो 500 मीटर के भी फर्क में नहीं है, 500 मीटर भी नहीं है कि मतलब शायद आप जोर से बंटा मारे जो लेके आए हुए थे तो उसकी खिड़की पे लग जाए, इतने करीब आप पहुंच गए थे। उसके बाद तो वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। और ये जो किया मुझे लगता है ये पहले करना चाहिए था। और इनको कोई गुंजाइश, आप जब भी इनको ब्रीदिंग स्पेस देंगे तो यही करेंगे। यानी अब आप ये क्लियर है अपने माइंड में कि ब्रीदिंग स्पेस कोई नहीं मिलना चाहिए। आपके तजुर्बात तल्ख हो चुके हैं आपके मुताबिक। तो अब पीटीआई को चाहे वो कितना ही कहें कि हम पुरअमन कोई रैली निकालना चाहते हैं या कोई जलसा करना चाहते हैं, कोई रूम नहीं दिया जाए, कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसे ही। देखिए मैं उस माइंडसेट का बंदा हूँ जो हमेशा ये कहता था, मैं इनको हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता था कि इनको स्पेस मिलनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म में मुझे लोगों ने डिसएग्री भी किया तो मैंने कहा नहीं भाई इनको मिलनी चाहिए, दे शुड हैव द राइट। लेकिन जो उस दिन हमने देखा, जो इन्होंने किया, जो मिसकमिटमेंट्स की, जो वादे करके इन्होंने बैक ट्रैक किया, जिस तरह उस सारे इमेज को सबटाज करते, आई स्वेयर टू गॉड एनी सेंसिबल पर्सन वुड नॉट स्टैंड विद देम नाउ। राइट, दानियाल चौधरी, थैंक यू सो मच। रहनुमा PMLN, आपने हमें ज्वाइन किया और कब पेश किया। हुकूमती सतह में तो क्लैरिटी तो आ गई है। अब वो क्लैरिटी कितनी आप उससे अग्री करें डिसएग्री करें कि हुकूमत अब कुछ करने नहीं देगी, कोई एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने देगी। और ये भी राइज हो गया अब कि डी चौक पर कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता, कोई धरना नहीं दिया जा सकता। फ्यूचर में भी हम एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहेंगे कि रेंजर्स की जाने तो गई, जितने भी लोग थे वो सब वहाँ पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों की जाने गई हैं। सो इसमें नुकसान हमारा ही है, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा। वील बी राइट बैक। ज़ुहैब, डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा। व्हाट्सएप के ये जो वॉइस मैसेजेस हैं ये नहीं जाते, बहुत देर हो जाती है। हमारी स्क्रिप्ट टीम दे रही होती है, वो नहीं डाउनलोड हो रही होती। तो जी इंटरनेट बिल्कुल ही बंद है, कभी बंद होता है, कभी स्लो हो जाता है। तो इंटरनेट सर्विस क्या कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तो इस पर हम बात हमने करनी है कि क्या हो गई है मुकम्मल तौर पर बहाल। एक पहले पैकेज देखिए, फिर गेस्ट हमारे साथ होंगे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। हुकूमती दावा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है।
पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं है। पिछले 3 बरस में मुख्तलिफ मौक़ों पर इंटरनेट की बंदिश की जा चुकी है। कभी सिक्योरिटी वजूहात, कभी वर्चुअल इंतखाबी मुहिम रोकने, कभी फायरवॉल नस्ब करने के लिए और कभी इंटरनेट की डिग्रेडेशन के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुल्क में गैर एलानिया पाबंदी आयद की गई थी। आदादो शुमार पर नजर रखने वाले जर्मन इदारे एटिट्सा के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा और माली नुकसान करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर है। जी, तो इसी मसले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सज्जाद सैयद ने, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा जिसे कहते हैं, उनसे उनका वाबस्ता है वो। तो सैयद साहब ये बताइए कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपने जैसे रिपोर्ट में देखा कि कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल हो गया है, तो इस पे क्या तफसीलात हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है या हमें अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंटरनेट को लेके? जहाँ तक कंपनीज का इंटरनेट, जो फिक्स लाइन वाला इंटरनेट है, वो तो काफ़ी हद तक बहाल हो गया है, वापस आ गया है। हाउएवर हम सभी देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर अभी भी स्लोनेस है, इमेजेस नहीं जा रहे, वॉइस नोट्स नहीं जा रहे, वो हम अभी भी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाउएवर जो फिक्स लाइन जहाँ पे होती है, जो अक्सर बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज इस्तेमाल करते हैं, जो क्लाइंट के केबल के थ्रू आती है, वहाँ पे हमें कोई डिस्ट्रप्शन रिपोर्ट नहीं हुई। बड़े नंबर्स फरमाइए। सही साहब, बड़े नंबर्स हैं जो इन दिनों में जब इंटरनेट डाउन रहा है तो कितने बिलियंस ऑफ रुपए का नुकसान हुआ है, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या इंटरनेट की बंदिश अगर आने वाले दिनों में भी इतनी ही रही तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा? तो इसका कौन एस्टिमेट लगाया आपने, कितना हो चुका है नुकसान अभी तक? जी, एस्टिमेट तो अभी हम लगा रहे हैं एंड द नंबर्स कीप ऑन राइजिंग। मैं सिर्फ ये बता दूं कि पिछले साल 2023 के जो नंबर्स हैं, 1 घंटे की जो इंटरनेट की बंदिश होती है आईटी कंपनी पे, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $9 लाख, ऑलमोस्ट $1 मिलियन, $0.91 मिलियन का लॉस होता है, ऑलमोस्ट $1 मिलियन। तो 1 घंटा जो है वो $1 मिलियन है, $10 लाख है। तो आप उसको ऐड करते जाएं। और इसके अलावा होता है कि कुछ इसमें से रिकवरेबल लॉस होता है, बहुत कम, अक्सर इररिकवरेबल लॉस होता है, क्योंकि जब क्लाइंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए ना, तो वो बिजनेस हमेशा के लिए ले जाते हैं। बिकॉज वी हैव टू रियलाइज कि हमारी आईटी का जो बिजनेस है ना, वो क्रिटिकल बिजनेस होता है। जब हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस रुक जाता है। जी, जो क्लाइंट्स की आप बात कर रहे हैं, हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। जी, हमारी 2-3 कंपनीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके साइन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैड इज कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मॉल कंपनीज, 5 बंदों की, 10 बंदों की कंपनीज, जिनके लिए फिर वो इररिकवरेबल लॉस होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है ना, अब वो कितना रीजनेबल हो, कितना वो फैक्ट्स में मबनी हो, नहीं हो, क्या कहा क्या जा रहा है, हुकूमत की तरफ से बताया क्या जा रहा है आपको, इसकी वजूहात क्या है? सर, कुछ तो हमें जो बताया जा रहा है, और उसमें कुछ, एक तो ये अभी जो इवेंट्स रिसेंटली इस्लामाबाद में हुए, ठीक है, उससे इंटरनेट बंद हुआ, पर अक्सर वो लोकलाइज था, इस्लामाबाद के एरिया में था, एटलीस्ट फिक्स लाइन 1। और उसके अलावा जो मेन इशू है, जो वीपीएन की बंदिश के जिक्र जहाँ पे हो रहा है, या इलीगल वीपीएन की बंदिश का, वो अराउंड द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और उसमें कुछ जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। एंड एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आर कंसर्न्ड, और उसके ऊपर जो वीपीएन या इंटरनेट के मॉनिटरिंग या बंदिश की बातें हो रही हैं, हमारा मौक़िफ़ उसमें यह है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सारी दुनिया में नेशनल के हर मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी इज एन इशू। हमें उसके ऊपर जो भी हम बिल्कुल अपने इदारों के साथ, अपने हुकूमत के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी हम सब का इंटरेस्ट है कि टेररिज्म के खिलाफ जिहाद की जाए। हाउएवर हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो तरीका देखा जाए, और आई थिंक काफ़ी हद तक अब हमारे इदारे और हमारे जो मेन और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये समझ चुकी हैं कि जो जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जिस तरीके से बाकी दुनिया करती है, हमें वही तरीका फॉलो करना चाहिए जी। बिकॉज जो तरीका अभी रेकमेंडेड है आईपी वाइट लिस्टिंग का, वो एक तो हो नहीं सकता, बिकॉज कितने लोगों को आप वाइट लिस्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान को कर नहीं सकते जी। और दूसरा ये वो तरीका है जो नॉर्थ कोरिया, ईरान या इस किस्म के ममालिक ने किया, जो
जो ग्लोबली अपनी आईटी की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज नहीं बेचते। जी जी तो हमारे लिए आईटी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस ग्रोथ पैटर्न पे हम जा रहे हैं, वी विल बी सेकंड टू टेक्सटाइल, ऑल दिस, बिल्कुल, फॉर ऑल द सेक्टर्स। अच्छा, ये बताइए सज्जाद साहब, आपकी गवर्नमेंट से ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन रहती होगी, आप लोगों की तरफ से कोई उनको एक सेट ऑफ ओपिनियंस या रिकमेंडेशंस या प्लान ऑफ एक्शन मिलता है कि वो इस प्लान ऑफ एक्शन पे करें? बिकॉज यू ऑब्वियसली नो ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स के कितनी परेशानी हो रही है, क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो लेती है अंडर कंसिडरेशन? जी, हमारी अक्सर गवर्नमेंट से मीटिंग्स होती रही हैं और अभी भी कुछ हो रही हैं, और हमने उनको अपनी ओपिनियन दी भी है, और बड़ी लंबी मीटिंग्स में, बड़ी डिटेल डिलिबरेशन में, एंड वी बिलीव के एज ऑफ यस्टरडे पीटीए ने हमें एश्योरेंस करवाई है कि दे विल सेट अप अ न्यू पॉलिसी, जहां पे हम जो हमेशा से कह रहे थे, एक माह से ऑलमोस्ट कह रहे थे कि जी आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स बनाइए जैसे कि सारी दुनिया में होता है, और वो फिर सारा जो आपको कंट्रोल्स चाहिए वहां से आए, एज अपोज टू हर इंडिविजुअल जाए। जी जी जैसे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या मोबाइल सर्विसेज, मोबिलिंक, जैज वगैरह, इस तरह के जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस तरह वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स। आई मीन दैट्स अ ग्रेट आइडिया सजाद साहब। डू यू थिंक कि उस पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करेगी? बिकॉज 30 नवंबर तक तो ये वीपीएन फ्री बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड वीपीएन यूज नहीं कर सकते आप। हमारे ख्याल में जी हम तो काफी होपफुल हैं, हमें अभी तक अनाउंसमेंट तो कोई नहीं आई, बट हमारी उम्मीद है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मिन्नत है, जैसे मर्जी कह ले आप इसको। सही बात है, काफी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, बिल्कुल, इस तरह मामला बढ़े आगे कि जिससे नुकसान ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। सज्जाद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जो मसाइल अलग बता रहे थे, हम सबके यही मसाइल हैं कि आपकी ग्रोथ, जो आईटी ग्रोथ है, वो कितनी मुतासिर हुई, क्लाइंट्स आपके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, मुतासिर हो रहे हैं, फ्रीलांसर्स। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देयर इज मोर टू द शो। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई है आज, है ना, तो अब इसीलिए हमने सोचा है कि कुछ लाइट हार्टेड, कुछ फैशन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड आपसे बातें की जाएं। तो आज हमारे पास बहुत एक ख़ास मेहमान है, और उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज भी है। हम पहले चाहेंगे कि आपका तारुफ वो पैकेज कराए, फिर हम उनका तारुफ आपसे कराते हैं। तो ये पैकेज देखिए। पाकिस्तानी मॉडल, एक्टर रोमा माइकल मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी मॉडल। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल रोमा माइकल ने मॉडलिंग के साथ साथ ड्रामों, फिल्मों और वेब सीरीज में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। रोमा के कामयाब ड्रामों में प्यारी निम्मो, दिल का क्या करें और इख्तिदार शामिल हैं। फिल्म कहे दिल जिधर और दिल्ली गेट में भी रोमा का काम पसंद किया गया। इसके अलावा रोमा की वेब सीरीज टीम बी भी खासी मकबूल हुई। रोमा माइकल ने बहुत से कामयाब ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की और थाईलैंड में होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। आज रोमा बनने जा रही हैं राइज एंड शाइन की खास मेहमान। इनसे मिलेंगे और करेंगे बहुत सी बातें। जी तो नाजरीन की खास मेहमान राज बिल्कुल ऐसे ही है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो रोमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी भाई क्या जबरदस्त पैकेज है। आप तो मतलब मॉडल भी, एक्टिंग भी, वेब भी, टेलीविजन भी जबरदस्त। सो व्हिच part of this entertainment industry do you personally like? I like acting more. Acting? Yeah. तो मतलब खुद ही से दिल चाहा, कुछ सीखा एक्टिंग में? नहीं, मैंने सीखा नहीं है, मुझे बचपन से शौक था और मैं सोचती थी कि मैं बड़े होकर मॉडल बनूंगी। मॉडलिंग फिर मैंने स्टार्ट की, उसके बाद मॉडलिंग क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो उसके बाद अगर आपने कंटिन्यू करना है करियर में तो फिर एक्टिंग में जाना। तो
तो मैंने फिर तो एक्टिंग मॉडलिंग को जरा सा पीछे रख के अब एक्टिंग की तरफ जी, फोकस बिल्कुल। अच्छा भाई, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इज अ बिग टाइटल, तो आपको वो मिला, उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी? क्या वो भी बचपन से ख्वाब था कि जी मैं एक सैश पहनूंगी और उस पे मिस पाकिस्तान, मिस ग्रैंड पाकिस्तान लिखा होगा? कंपटीशन कैसा था, हाउ वाज कितना दैट टफ था? जर्नी? ओके, बचपन से मुझे शौक था मिस यूनिवर्स में जाने का, लेकिन मिस यूनिवर्स में पहले तो फ्रेंचाइज बाय नहीं की थी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मुझसे मिस हो गई, तो मैंने सोचा मिस ग्रैंड में जाना चाहिए, क्योंकि उसको मैं 2 साल से फॉलो कर रही थी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेंट और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अप्स एंड डाउन आए और प्रिपरेशन 2-3 मंथ से चल रही थी। उसके शूट्स, उसकी चीज़ें, वीडियोस वगैरह हमने बना के उनको देनी थी। पहले तो सिलेक्शन हुई थी। तो मिस यूनिवर्स और मिस ग्रैंड के जो ये पैजेंट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? I mean, obviously, Miss Universe is Miss Universe, all the countries. But Miss Grand में कितनी countries participate करती है? मिस ग्रैंड में 75 कंटेस्टेंट थी टोटल, डिफरेंट कंट्रीज। और आपको सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन किसने दिया? कौन सी कंट्री ने दिया? सब बहुत टफ थी, मतलब एवरीवन वाज लाइक रोमानिया। I mean, they're also stunning, you know, all the women. अच्छा, मैं ये एक्टिंग के बारे में आपने जो बात की है, तो कौन यानी किसको देखती है, कौन एक्टर है जिसको देख के आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है? और फिर एक्टिंग के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? एक तो होता है ना कि आपका शौक है, बस मुझे जी एक्टिंग करनी है, उसके लिए तो चीज़ों पर, मुआशरे पर ऑब्जर्वेशन आपकी चाहिए होती है, तो उस बारे में क्या क्या सोचती हैं? एक्टिंग के बारे में मैं ये कहूँगी कि काफ़ी कुछ सीखने को, मतलब सीखना चाहिए, और शुरू में काफ़ी टफ था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई क्लासेस नहीं होती एक्टिंग की, तो हम लोग शौक से ही आए हैं इंडस्ट्री में, तो सीखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ मैं, मतलब दूसरे एक्टर से और सेट पे जाके कि जेस्चर कैसे देने, आई कांटेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। और अच्छा रोमा, आपको पता है ना नापा है, नापा इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग जी कराची में, तो वो बहुत अच्छा है, तो आप उस पर भी ज़रूर देखिएगा। एज एन एक्टर मैंने 20 साल एक्टिंग की है। मेरा जो टीचर था वो इरानियन सिनेमा था, तो अगर मैं आपको एडवाइस दूं, इरानियन सिनेमा में ख़ास बात ये होती है कि वो छोटे सब्जेक्ट्स पे होती है, एंड इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन, सो डू ट्राई दैट। थैंक यू। किस एक्टर के साथ, नहीं भाई, किस एक्टर के साथ काम करना चाहती है, और अभी तक किस एक्टर के साथ, जिस एक्टर के साथ आपने काम किया बहुत अच्छा लगा, वो कौन? सबके साथ काम करके डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मिकाइल के साथ भी आपने मिकाइल के साथ अभी मेरा ड्रामा ऑन एयर होगा दिसंबर में, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं काम किसके साथ करना चाहती हूँ? आई वुड लाइक टू वर्क विद फवाद खान। बस ये जो है ना, ये हर लड़की का जो एक ख्वाब है बचपन से, वो है फवाद खान के साथ काम करना। हम बिल्कुल और भी है, और भी हीरोज हैं, और भी हीरोज हैं, अच्छे हैं सारे, लेकिन सब कोई ना कोई फेवरेट होता है ना। अच्छा, बचपन कैसा गुजरा आपका? कैसे, यानी शरारती थी? नो, आई एम लाहौर बेस्ड। तो लाहौर में शरारती थी बचपन में? तो पतंगबाजी, बसंत वगैरह भी होती थी? नहीं, मैं बचपन से बहुत क्वाइट हूँ और मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, मैं बहुत शाय थी। अभी तो मैं फिर थोड़ा बोलना शुरू हुई हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, और सब मुझे कहते थे तुम बोलती नहीं हो, बोला करो, चुप क्यों बैठी रहती हो। तो फैमिली में कैसा उनका रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इस पैजेंट पे जाना है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो हमारे जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, तो हाउ डिड यू ब्रेक दैट स्टेरियोटाइप? फैमिली में ज़्यादा कोई है नहीं, मेरे फादर नहीं है, मॉम और मेरी बहनें और भाई हैं, और दे आर ओके विद एवरीथिंग। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मैंने उनको बताया था और वो लोग खुश थे। राइट, तो वर दे प्राउड ऑफ यू फॉर विनिंग दिस पैजेंट? अच्छा, मीडिया पर जैसे हम भी हैं, हम जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है वैसे तो, लेकिन आप तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, मॉडलिंग भी करती हैं और ड्रामा भी। ट्रोलिंग आजकल जो सोशल मीडिया पे होती है, उसको कैसे टैकल करती हैं, कैसे फेस करती हैं? अवॉइड कर देती हैं कि जो कह रहा है कमेंट करने दो, इग्नोर करती हैं, या असरअंदाज होता है आपके थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती, मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि यही सबसे बेहतर है। अगर आप उनके बारे में सोच के डिप्रेस होते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। यू नो मुझे भी बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं, हमारी एक और होस्ट है आयशा उमर, जो बहुत अमेजिंग शो करती हैं 365 के लिए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने यही कहा कि कैसे तुम इन चीज़ों से दूर रहती हो। सो आपने बिल्कुल बेहतरीन सही जवाब दिया कि यू कैन नॉट
थिंक अबाउट देम कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या बैकग्राउंड है, क्या है। एनीवे हॉलीवुड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है आपकी तरफ, जैसे आपने कहा ना कि एनीवे लेट्स टॉक अबाउट हॉलीवुड की तरफ कभी या बॉलीवुड की तरफ कभी शौक हुआ कि भाई पाकिस्तान में तो करती हूँ मैं काम, लेकिन बाहर के मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें? जी बिल्कुल, मुझे बॉलीवुड में जाने का बहुत शौक है और मेरा इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का वन ऑफ द रीज़न यही था कि उससे आपको इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और मुझे काफ़ी बॉलीवुड से कॉल्स आई हैं, मतलब मुझे वीडियो सॉन्ग की, और उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी, मॉडलिंग एजेंसी अनीका, वो मुझे साइन करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का वीज़ा नहीं लग रहा, तो मैं जा नहीं सकती। उसके अलावा मुझे इंटरनेशनली USA, UK वगैरह से ऑफर्स आई थी, तो आई होप कि मैं कुछ करूँगी इंटरनेशनल। अच्छा ये बताएं रोमा, वेब सीरीज़ भी आपने की है। वेब सीरीज़ इज एन अनबिलीवेबल प्लेटफॉर्म, आई लव वर्किंग फॉर वेब। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वेब के लिए, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा, तो आपको कैसी फीलिंग आई वेब करके? बिकॉज उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो ग्लोबल रिकग्निशन है। उसका अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने थाईलैंड में शूट किया था और वो अभी रिलीज कर रहे हैं। तो इंडियन एक्टर्स भी थे या नहीं, पाकिस्तानी। मोहसिन अब्बास हैदर थे, तैफूर खान थे और कुछ कास्ट में लोग थे, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस। तो कैसे आप ड्रा में कैसे करना चाहती हैं? अगर कोई आपको स्क्रिप्ट आता है तो उसको कैसे चूज करती है? कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द होता है ना, कि ड्रामा होता है, मेन कैरेक्टर हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो या कोई एक्टिविस्ट हो, किस किस्म का कैरेक्टर रोमा करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह का कैरेक्टर करूँ, मतलब मैं एक उसमें नहीं रहूँ कि मैं सिर्फ यही कैरेक्टर प्ले करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट चीज़ें करूँ, नेगेटिव रोल या अच्छा पॉजिटिव। राइट, अच्छा ओके रोमा, मतलब एक्टिंग ऑन टेलीविजन, वेब, फिल्म, ये सब तो हो गया, मॉडलिंग भी हो गई। गुनगुनाने की सलाहियत हमने सुना है आपके अंदर बड़ी है और आपको शौक भी रहा है, उस शौक के बारे में बताएं और फिर कुछ गुनगुना भी दें। अच्छा, सिंगिंग का मुझे शौक शुरू से है, लेकिन एक दफ़ा ऑडिशन थे, मेरे चाचू लगते हैं सलमान अल्बर्ट, उनके स्टूडियो में वो एक बैंड स्टार्ट कर रहे थे, पीस बैंड के नाम से, लड़कियों का बैंड था, और वहाँ पे ऑडिशन देने गई मैं और मेरी बहन, और उन्होंने कहा ये सिंगिंग नहीं कर सकती है, मॉडल बन सकती है। तो मैंने उसके बाद सोचा मैं सिंगिंग नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं अब कैसा है, क्या उन्होंने गलत कहा था या सही कहा? डाउट कर रहे हैं, जब तक हम नहीं सुनेंगे आपका गाना हमें कैसे पता चलेगा अल्बर्ट अंकल सही कह रहे थे? चलिए मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती, बट आई कैन लेट अस बी द जज। ओके, लेट्स ऑन। मैंने मिस ग्रैंड में हमारा एक राउंड था, मिस ग्रैंड वॉइस राउंड, उसमें गाना गाना था सब कंटेस्टेंट ने, तो मैंने नाजिया हुसैन का सॉन्ग गाया था। नाजिया हसन का। नाजिया हसन, राइट। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए, फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन, काश मुझ पर ऐसा दिल। जबरदस्त, बात तो बन गई है भाई, रोमा की बात तो बन चुकी है। अमेजिंग भाई, आप तो बहुत डाउट कर रही हैं, इतना सेल्फ डाउट। मुझे लगता है मेरे सुर अच्छे नहीं है, शायद आवाज अच्छी है, पर अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो कर सकती हूँ। प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा खुल के गाया करें, खुल के गाया करें। जैसे मेरी भौंडी आवाज है, मैं खुल के गाता हूँ, कि आपको पसंद आए ना आए। He doesn't care, और वो हमसे पूछे हम पे क्या गुजर रही होती है। We wish you ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, हाँ रोमा को हम फ्यूचर में जो भी आपकी आपको जो भी करना है वो अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आप आई राइज एंड शाइन पर, 4 चांद लग गए, आप देख रही हैं। 4 नहीं, ज्यादा चांद लग गए। सो रोमा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड वी रियली होप कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहे जैसे आपने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में किया। जी तो नाजरीन, आई रियली होप, वी रियली होप दैट आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, हमने सीरियसनेस भी एंजॉय की और विटीनेस भी एंजॉय की। सो आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा ज़ुहैब, और मेरे लिए ये क्रिटिसिज्म इज़ गोल्ड। तो अपना बहुत ख्याल रखिए,
कल दोबारा पेन आपने मुलाकात चुराया होगी। था मेरा, वो जरा वापस कीजिएगा। देखिए जो एक दफा चोरी हो गई वो चीज वो पकड़ी नहीं गई, तो चोरी किसने देखी? ये तो आपने बहुत अच्छी बात किसी की ने है। देखी नहीं। किसी ने देखी नहीं। देखें, और चोरी ये- होता रहता ये है। सिनारियो में बड़ी बड़ी जनरल चोरियां होती सिनारियो है, कह छोटी छोटी रही- चोरियां होती है, कोई नहीं बिल्कुल। पकड़ता। आजकल तो कोई नहीं पकड़ता। कुछ नहीं हो रहा। मगर हम पेन वापस दे देते हैं जस्ट ऑन नेशनल रिकॉर्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मैं और ज़ुहैब एक बार फिर आपके जिस सामने कॉन्फिडेंस से हाजिर मैंने होंगे। मांगा था मेरा था नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 हो गए। इन्हीं का था। अच्छा, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।